Good morning, students. Myself Himanshu. Today we are going to start seventh chapter of macroeconomics. Its title is Aggregate Demand, Aggregate Supply and Related Concepts. Aggregate वर्ड से आप अच्छी तरह से एक्नॉलेज हो चुके हैं. इसका मतलब होता है टोटल, ओवरऑल. तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ टोटल डिमांड. मीन्स किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर लार्जेस्ट इन साइज चीज़ तक, उन सभी गुड्स एंड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज की जो टोटल डिमांड है, उस टोटल डिमांड को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर ये बात हो रही है. और एज ए प्रोड्यूसर वही गुड्स, वही सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, छोटी से लेकर बड़ी तक, उन ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल सप्लाई है, जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू की जाती है, उस टोटल सप्लाई के सम टोटल को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई. मैक्रो और माइक्रो में यही डिफरेंस है. माइक्रो में जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर सेक्टर की, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं. लेकिन जब हम मैक्रो में बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो फिर हम एज अ होल कंसीडर करते हैं. डिमांड का कॉन्सेप्ट सेम है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट सेम है, बट डिमांड ऑफ व्हाट? डिमांड ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई जो टोटल सप्लाई है. तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे बिहेव करते हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. टू डू लिस्ट में देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एडी, शॉर्ट में इसको एडी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड. कंपोनेंट्स ऑफ एडी, कॉन्सेप्ट ऑफ एएस, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, जिसमें हम बात करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. सबसे पहले ये समझना होगा कि एडी क्या है. तो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडी डज नॉट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस इन द मार्केट. किसी एक पर्टिकुलर गुड या एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 गुड्स की जो टोटल डिमांड है उसको एडी नहीं कहते हैं. इट रेफर टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. पहली बात, किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स हैं, जैसा कि मैंने लाइव क्लास में एग्जांपल दिया था, एक ऑल पिन से लेकर एक जो पानी का जहाज़ होता है, शिप, जो भी कुछ वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में, उन सब की डिमांड, टोटल डिमांड को हम बोलते हैं एडी. एडी इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. ये एक साल के लिए मेजर होती है. करंट अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके लिए काउंट होती है. और ये दो तरह से इसकी अप्रोचेज हैं. एडी कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एंड विद रेफरेंस टू द इनकम ऑफ द पीपल. किसी भी कंट्री में उस कंट्री की अंदर प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को अगर हमें मेज़र करना है तो हम जनरल प्राइस लेवल, जिसको महंगाई दर बोलते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में मेज़र कर सकते हैं. और दूसरा हम इसको मेज़र कर सकते हैं लोगों की इनकम के कॉन्टेक्स्ट में. इफ एडी इज रिलेटेड टू द जनरल प्राइस लेवल, अगर एडी को जनरल प्राइस लेवल यानी कि महंगाई दर, जो एवरेज प्राइस चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मेज़र करेंगे तो वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एडी. तो हमें एडी और प्राइस लेवल में नेगेटिव रिलेशन मिलेगा. ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा. प्राइस लेवल अगर बढ़ता है, महंगाई अगर बढ़ती है, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, और अगर लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी तो फिर एडी का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन होगा. और अगर महंगाई कम होती है, चीज़ें सस्ती होती हैं, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी. तो जनरल प्राइस लेवल के कॉन्टेक्स्ट में जनरल प्राइस लेवल एंड एडी का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? नेगेटिव. अभी जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर पेट्रोल है अभी 110 रुपीज़ पर लीटर है, और कोई बंदा है वो महीने में जो है 1000 रुपीज़
की डिमांड करता है पेट्रोल की। अब अगर पेट्रोल की प्राइस डाउन होकर सस्ता हो गया, प्राइस लेवल डाउन हो गया, इंडेक्स है ये, एवरेज प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसको, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल होता है इक्वली। ये अगर डाउन होता है तो पेट्रोल भी सस्ता होगा, और पेट्रोल जो है वो सपोज 80 रुपीज़ पर लीटर रह जाता है, तो वो पर्सन जहाँ 1000 रुपये का डिमांड कर रहा था पेट्रोल की, अब वो 1000 रुपये से ज़्यादा की डिमांड करेगा। ठीक है ना, ये ह्यूमन नेचर है। तो जनरल प्राइस लेवल और एडी का रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड, अच्छा इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एडी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि एक वेरिएबल हो गया प्राइस, दूसरा वेरिएबल हो गया एडी, इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो नेगेटिव है, तो जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ एडी इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, अगर इसको रिलेट करें हम लोगों की आय से, इनकम से, तो वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एडी। तो हम देखेंगे कि लोगों की इनकम में और एडी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली अगर किसी व्यक्ति की इनकम जो है, पर्सन की 10,000 है, तो वो 10,000 के अकॉर्डिंग डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर उसकी इंक्रीज होकर 10 से 50, 60, 70, 80,000 तक पहुंच जाती है, तो फिर वो 70, 80,000 इनकम लेवल के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा। एक कॉमन ऑब्वियस सी बात है ना कि इनकम अगर ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। सो दैट अगर ऐसा है तो फिर एडी का स्लोप अपवर्ड, क्योंकि एडी में और लोगों की, पब्लिक की जो इनकम है उसमें पॉजिटिव रिलेशन है। एज इनकम इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पर आपके सिलेबस में जो है वो हम एडी को डिस्कस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक इनकम। जनरल प्राइस लेवल और एडी का जो रिलेशनशिप है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एडी इन रेफरेंस टू पब्लिक इनकम, लोगों की जो आय है, राष्ट्रीय आय, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो है कि एडी इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड डिमांडेड इन द इकोनॉमी। जो एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज की फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं मेजर करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। कितना गेहूं, कितने चावल, कितने स्कूटर, कितनी कार्स, कितने आउटफिट्स, कितने मकान, ये मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे मेजर करेंगे? मॉनेटरी फॉर्म में। तो इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, फिजिकली उसको मेजर कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। एडी इज ऑलवेज मेजर्स इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उन पर किया गया, वो टोटल एक्सपेंडिचर ही एग्रीगेट डिमांड को डिनोट करता है। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। एडी को जो एक्सप्रेस किया जाता है कि लोग कितना खर्च करना चाहते हैं, विश का मतलब चाहना, या फिर उनका खर्च करने की योजना कितनी है अपनी इनकम में से, तो वो जो विश टू स्पेंड है या प्लान टू स्पेंड है, दैट इज एडी। ओके, नेवर इंटरप्रेट एडी एज द व्हाट एक्चुअली पीपल स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एडी का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने एक्चुअली कितना स्पेंड किया गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं है। एक्चुअली वो कितना प्लान कर रहे हैं या कितना खर्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को समझना होगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का कितना % पार्ट कंजप्शन में या इन्वेस्टमेंट में खर्च करता है। ठीक है ना। से अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति पर्सन जो है वो अपनी इनकम का 70% कंजप्शन में खर्च करता है और बाकी 3% जो है वो सेव करता है। तो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के आधार पर ये मेज़र किया जाता है कि किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की जो पब्लिक है वो विश टू स्पेंड कितना करना चाहती है, और जितना वो विश टू स्पेंड करना चाहती है, मतलब खर्च करने की उसकी योजना है, वो योजना ही, उस योजना का आंकड़ा ही, उस खर्चे का फिगर ही कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर फोकस जोन में इसी चीज़ को फिर से कंक्लूड किया गया है। ये जो 5-6 ऑब्जर्वेशन पढ़े हैं हमने एडी के, इसको 3 लाइन के अंदर कैसे कंक्लूड करेंगे कि एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। जो अलग अलग खर्चे हैं लोगों के
जो वो करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अपने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर, उन खर्चों का सम टोटल ही कहलाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। अब ये बिहेव कैसे करती है एग्रीगेट डिमांड, इसका शेड्यूल क्या है? तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, ये 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम जो है वो है इनकम का, वाई से डिनोट किया गया है, जिसको ध्यान रखना है आपको, वाई से डिनोट करना है नेशनल इनकम को। एंड एडी इज एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जीरो इनकम पर एडी की वैल्यू है 30 रुपीज़ मान लीजिए। इनकम इंक्रीज़ हुई 20 से 35 पहुँच गया ये। इनकम और इंक्रीज़ हुई 40 रुपीज़, तो ये भी 40 पे आ गया। 60 हुई तो 45, 80 पर 50, 100 पर 155 एंड 120 पर 60। तो एज इनकम इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। बट एक थोड़ी सी स्पेसिफिक बात नज़र आ रही है, वो ये है कि जब इनकम ज़ीरो है उस समय भी खर्चा हो रहा है 30 रुपीज़। ये कैसे हो रहा है? जब आप कमा नहीं रहे हैं तो आप खर्च कैसे कर रहे हैं? तो ये वो खर्चा होता है जो व्यक्ति सर्वाइवल के लिए करता है, जो बेसिक्स के ऊपर खर्चा करता है, रोटी कपड़ा और मकान, क्लॉथिंग शेल्टर एंड फूड। ओके, अब ये खर्चा करता कहाँ से? वो या तो वो ये खर्चा करेगा बोरो करके या फिर नेगेटिव सेविंग से। नेगेटिव सेविंग का मतलब कि जो उसने पास्ट में सेव किया है उसको खर्च करके। बट जैसे ही इनकम स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली खर्चे भी स्टार्ट हो जाते हैं बढ़ना, इंक्रीज होना। एक लेवल के बाद ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जितनी इनकम 40 रुपीज़ उतना ही एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद यानी कि यहाँ पर आकर व्यक्ति का जो है वो बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं। इस इंटरसेक्ट पॉइंट, ये जो दोनों का कर्व बनेगा इनकम का और एडी का, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले इनकम कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं। बट इसके बाद भी अगर इनकम इंक्रीज होती है तो फिर व्यक्ति जो है अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है वो सेव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जितना कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स तो पूरे हो चुके। नेचुरली उनका खर्चा बढ़ेगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, लेकिन वो खर्चा जो है वो उतना स्पीडली नहीं बढ़ेगा जितना इनकम बढ़ रही है। तो देखिए आप 60 रुपीज़ अगर उसने अर्न करे तो खर्च कितने करे? 5 रुपये। एक्सपेंडिचर बढ़ा बट ओनली 5 रुपीज़। बाकी के 15 रुपये कहाँ गए? सेविंग में। 80 पर 50, 100 पर 55 एंड 120 पर 60। ओके, तो अब जरा इसको हम इंटरप्रेट कर देते हैं, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इस टेबल में क्या क्या है। कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर in the economy even when y equal to 0. Thus AD is 30 when y equal to 0. The reason is simple. You must incur some expenditure to buy goods for your survival even when your income y is absolutely 0. You may do it through borrowing, या तो आप उधार लेंगे या फिर जो आपका जो पुराना जो सेविंग है उसमें से खर्च करेंगे, जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग। दूसरा ऑब्जर्वेशन इस टेबल से जो निकल के आता है वो क्या है कि एडी इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज। जैसे जैसे वाई इंक्रीज होता है, इनकम बढ़ती है, तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है। दस एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। थर्ड ऑब्जर्वेशन, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ वाई इज रीच्ड, वाई के एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाने के बाद एडी इज लैग बिहाइंड। यहां पर आप देखिए ये वाई कर्व है जो 45 डिग्री एंगल की लाइन है, और ये एडी कर्व है जो 30 की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये बताता है कि जब इनकम जीरो है उस समय भी 30 रुपये तो खर्च करने ही पड़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल। और उसके बाद इनकम इंक्रीज होती है तो खर्चे भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और ई पॉइंट पर दोनों इक्वल हैं, इनकम एंड एडी। एडी किससे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? सी और आई से, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ के बाद इस ई पॉइंट के बाद भी अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, बट उतनी रैपिडली नहीं होती जितना रैपिडली इनकम इंक्रीज होती है। ये जो आप गैप देख रहे हैं दोनों कर्व के बीच में, ये गैप जो है ये सेविंग है। व्यक्ति जो है अपनी इनकम का एक पार्ट खर्च करता है मेजरली, और दूसरे पार्ट को वो सेव करता है फॉर द फ्यूचर पर्पस। ओके ना? तो thus when y equal to 60 AD is 45, likewise when y is equal to 80 AD is 50. This happens because at higher level of y people start saving a part of their income.
तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमने शेड्यूल अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया था, उसको इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। AD starts from 30 on the y-axis. It suggests minimum level of expenditure or expenditure which is independent of the level of y. मतलब ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका y से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो जिंदा रहने के लिए रोटी तो खाएगा ही, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, अर्निंग आई मीन टू से अर्निंग हो या ना हो, तो वो बोरो करके या पास्ट सेविंग को कंज्यूम करके भी अपने सर्वाइवल को मेंटेन करेगा। तो ये तो हो गया मिनिमम एक्सपेंडिचर। E इज द पॉइंट व्हेन AD इक्वल टू y। E जो पॉइंट है वो पॉइंट है जहां पर कि एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों इक्वल हैं, यानी कि यहां तक कोई सेविंग नहीं है। प्रायर टू E देयर इज नो सेविंग एट ऑल, बियॉन्ड E सेविंग स्टार्ट्स। ओके ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ AD बियॉन्ड पॉइंट E, AD इज लेस देन y। दिस इज बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। जनरली AD इंक्रीजेज एज y इंक्रीजेज। ओके स्टूडेंट्स, आज की लाइव क्लास के अंदर भी इतना ही आपको पढ़ाया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। अब नेक्स्ट क्लास, जैसा कि कोरोना की जो नई गाइडलाइन आ चुकी है, कल से हमारी ऑफलाइन क्लास लगेगी, और वो बेटर है कि हम इस चीज़ को ऑफलाइन में पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिस्कशन और काफ़ी क्वेरीज जो होती हैं वो ऑनलाइन में उतना प्रॉपर्ली नहीं हो पाती हैं। फिर भी आप पूछ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो है हमारी ऑफलाइन होगी, उसमें हम इस टॉपिक को अच्छे से और तरीके से उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।